दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल देश में कुछ राजनीतिक उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। जहां पिछले 12 साल से एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी चल रही है। 2 पारियों तक तो नरेंद्र मोदी निष्कंटक और बिल्कुल निडर होकर सत्ता को खींच रहे थे या हाँक रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए शुरू होता है, तभी से देश की राजनीति और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के वर्चस्व में थोड़ी बहुत उनकी शान में जिस तरीके से लोग गुस्ताखी करने लगे हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी बैकफुट पर नजर आते हैं। आपको मालूम है कि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिला, जिसकी वजह से वो शेर की तरह पूरे देश में राज करते रहे। लेकिन तीसरे टर्म में आकर वो बैसाखी की सरकार चलाने पर मजबूर हो गए। कारण ये कि उनको 272 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो शायद नहीं मिला। उसका कारण इंडिया ब्लॉक को माना जा सकता है, क्योंकि उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। खास तौर से यूपी में उनको काफ़ी झटका लगा, जिसकी वजह से वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असफल रहे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो उनको बैसाखी लगी, उसको लेकर वो अंदर ही अंदर अपने आप में घुलते नजर आ रहे हैं। ये बात दूसरी है कि वो बार बार अपने आप को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र या ना जाने कितनी तरीके के तारीफों के पुल बनवाने में सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन असलियत तो यही है कि तीसरा टर्म जो प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आए हैं। और इसके साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो परतें हैं धीरे धीरे खुलती नज़र आ रही हैं। ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सरकार और प्रधानमंत्री के बीच में काफ़ी खटपट उठापटक देखी जा रही है। जो पुराने दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के होते थे, अब उनमें कुलबुलाहट देखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की फिराक में अपने आप को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी का बुरा वक्त शुरू होता है तो उसको वो ऊंट पे भी बैठे तो कुत्ता काट लेता है। देश की राजनीति में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक आगे बढ़ती रही है, 2024 तक उसने निष्कंटक राज किया और भारतीय जनता पार्टी चरम पे पहुंच गई। वो देश दुनिया की बड़ी पार्टियों में एक गिनी जाती है। वो संख्या बल पे भी, कार्यकर्ता के नाम बल पर भी सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जा रही है। इसके साथ ही धन दौलत और संपदा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। भारत के कई शहरों में यानी कि 100 से अधिक शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के पक्के और स्थायी कार्यालय बना लिए। ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब पार्टी फंड में अथाह पैसा आ जाए। तो अब हम बात करेंगे वर्तमान में जो देश में एनडीए सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी डेंट लगा है और उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पसीना चुहाने लगा है। ये बात माने या न माने, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को घेरने में सफल दिखती है
उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का देश से सूर्यास्त होने जा रहा है, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाम की जो भैंस है वो पानी में उतर गई है। इसको उतारने के पीछे ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक एकजुट है और उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनके कार्यकलापों पर एकदम स्टॉप लग गया है। उनकी बढ़ती हुई और तेज गति से बनने वाली छवि को बहुत झटका लगा। आपको मालूम है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर जो कुलबुलाहट कसमसाहट नेताओं में देखी जा रही है, उससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि उनके चाणक्य कहे जाते हैं, अब पार्टी के अंदर आपस में ही तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पार्टी में कुछ खास नेता हैं जो कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं और ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ मिलकर अमित शाह के खिलाफ, अमित शाह के खास कारिंदों पे, खास नेताओं पर गाज गिराने की प्रयास में जुट गए हैं। उसका सीधा सीधा एक नमूना आप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी पे हुए जिस तरीके से गाज गिराई गई, उनके जो ऑफिशियल स्टाफ थे उनको सरकार की तरफ से उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि भूपेंद्र यादव अमित शाह के नाक और कान थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के बाद पार्टी पर अमित शाह का ही कब्जा होता दिखता था। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि अमित शाह के करीबियों पर अब सरकार और प्रधानमंत्री की शय पर कतरे जा रहे हैं। ऐसा दूसरा नमूना जो सामने में देखने को आया है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर एक दिग्गज पूर्व गृह मंत्री प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको लेकर उपचुनाव में दतिया में, जहां वो कई बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव में उनका टिकट काटकर जिस तरीके से आशीष तिवारी को दिया गया है, उससे उनके अंदर ही अंदर खून खौल रहा है। खास तौर से जब इस बात की घोषणा हुई कि दतिया से उपचुनाव में आशीष तिवारी को टिकट दिया जा रहा है, तो उनके समर्थकों ने खूब तांडव मचाया, उपद्रव किया। आसपास के जिलों में जिस तरीके से उन्होंने उपद्रव करके अपने नेता नरोत्तम मिश्रा के फेवर में जो प्रदर्शन किया, उससे साफ झलकता है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी का ये फैसला नागवार गुजरा है, भले ही वो टीवी चैनलों पर अब बयान देते रहे कि उनको इससे कोई शिकवा नहीं है। आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विमुक्त होना पड़ा और वहाँ पर दिग्विजय सिंह की सरकार बनी, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार बनती है और वहाँ पर 1.5-2 साल बाद ही सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। आपको बता दें कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन 2018 में वहाँ पे वो राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के नेता को ले लिए, वो उनको हराने में असफल होते हैं और चुनाव हार जाते हैं। लेकिन राजेंद्र तिवारी के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली की एक कोर्ट ने उनको 3 साल की सज़ा सुनाई, फिर एक बार दतिया की सीट उपचुनाव के लिए खाली हो गई और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया। इससे
नरोत्तम मिश्रा अंदर ही अंदर खुन्नस खा गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले एक सर्वे कराती है, इंटरनल सर्वे होता है, और जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि अगर जिस व्यक्ति को वो टिकट देंगे उससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं। तो सर्वे में ये पता चला कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट दिया जाता है तो पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पर हार जाएगा। कि मोहन यादव हों जो कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं, और कई नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों ने इस मामले में ये पार्टी को राय दी कि वो नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दें, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के बहुत करीबी हैं, उनका टिकट भी काट कर ये एक मैसेज दिया गया कि अमित शाह के जितने भी करीबी नेता हैं उन सबको एक एक करके किनारे या ठिकाने लगा दिया जाएगा। आपको ये जानकारी होगी कि अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिहार के 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा है। इस बात को लेकर अंदर ही अंदर ये देखा जा रहा है कि अमित शाह और नितिन नवीन के बीच में कुछ खास बन नहीं रही है, या यूँ कहें कि नितिन नवीन सिवाय मोदी जी को छोड़कर वो किसी की बात को इतना वजन नहीं देते हैं। ये बात अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं को बिल्कुल भी नहीं भाया। कि अभी तक ये देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का कद माना जाता था और पार्टी में वो 2 नंबर के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष पद दिया गया तब नरेंद्र मोदी ने वहाँ सभा में, शपथ समारोह में ये साफ कर दिया कि नितिन नवीन प्रधानमंत्री यानी पीएम के भी बॉस हैं। इस बात को लेकर लोगों में एक संदेश गया कि प्रधानमंत्री के बाद अब पार्टी में सिर्फ नितिन नवीन का ही नाम चलेगा या नितिन नवीन की ही बात मानी जाएगी। यूपी के एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि अमित शाह को एक बार फिर से ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब लोग जहां अमित शाह को मानते थे अब वहां नितिन नवीन जगह बनाते दिख रहे हैं। नितिन नवीन ने अपने भाषण में कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो इस देश को विकास के पथ पे ले जाने या विकसित राष्ट्र बनाने में कोई भी आशंका नहीं है। हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए योगी और मोदी का जो सहयोग है, जो एक कदम ताल है, वो बहुत ही मायने रखता है। एक उपचुनाव बिहार में भी होना है। नितिन नवीन ने पटना के बांकीपुर से चुनाव जीता था। जब नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उनको वो पद, विधायक का पद छोड़ना पड़ा और उनको राज्यसभा की तरफ का सदस्य बनाकर केंद्र की राजनीति में उनको सक्रिय कर दिया गया। अब सवाल ये उठता था कि बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। लेकिन जब चुनाव का कैंडिडेट नियुक्त करने की बात आई, उम्मीदवार बनाने की बात आई, तो नितिन नवीन ने अपने बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता अभिषेक कुमार बंटी, जिनसे नितिन नवीन के पारिवारिक संबंध थे, उनको टिकट देते हुए उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अफसोस की बात थी, नितिन नवीन का ये पहला फैसला ही भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उल्टा पड़ गया।
और एक दिन के नामांकन करने के अगले दिन ही नितिन नवीन को गहरा झटका लगा, क्योंकि जिस नेता को उम्मीदवार बनाया गया था उसके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों की परतें खुली, जिससे कि पार्टी को लगा कि अभिषेक बंटी को अगर हम टिकट देते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियों के लिए के हिसाब से ये गलत होगा। और आनन फानन में अभिषेक कुमार बंटी को प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर किया गया और उनसे ये कहलवाया गया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं थी, ये बात राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। खास तौर से जन स्वराज पार्टी के नेताओं ने ये साफ कर दिया कि अभिषेक कुमार बंटी का जो संबंध है, उनके परिवार के संबंध हैं, वो भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को के साथ हैं। उनके पिताजी को चारा घोटाले में 3 साल की सजा हुई थी। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अपना कैंडिडेट बदलते हुए वहाँ पर एक अन्य कायस्थ नेता नीरज कुमार सिन्हा को विधायक पद के लिए उम्मीदवार बना दिया। कहते हैं कि जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो दबे पांव आते हैं, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। बिहार में बांकीपुर सीट से जिस दूसरे कैंडिडेट या नेता को विधानसभा चुनाव का उपचुनाव में टिकट दिया है, नीरज कुमार सिन्हा, उनके बारे में भी कुछ विवाद शुरू हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 1994 में वो जन्म है उनका डिटेल देखा लोगों ने, उस पर रिसर्च किया और ये कहा कि 1994 में जन्म लिए नीरज कुमार सिन्हा 2004 या 6 में भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। यानी कि 12 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने की जो बात नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा से या विवरण से आता है, उसको लेकर भी नीरज कुमार सिन्हा सुर्खियों में बने हुए हैं। और इस बात की भी सोशल मीडिया पे खूब चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 12 साल का कोई व्यक्ति नेता बन सकता है। इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर नीरज कुमार सिन्हा और अभिषेक कुमार बंटी की खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं।